बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों ने लाखों खानदानों को उजाड़ दिया। कहीं मकानात मलबे का ढेर बने तो कहीं खेत और खलियान पानी में डूब गए। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जहां ये आफत जानी और माली नुकसान की दास्तानें रकम कर रही है तो वहीं पर अब एक और संगीन खतरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मुतासरा इलाकों में खुराक की कमी शिद्दत इख्तियार कर रही है और साथ ही वबाई अमराज के फूटने का भी अंदेशा बढ़ता चला जा रहा है। महकमा सेहत और आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट्स बता ही रही हैं कि डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हो चुका है, जबकि आशूबे चश्म, हैजा और टाइफाइड के नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि ठहरा हुआ पानी मजीद बीमारियों को जन्म दे सकता है, मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। आम हालात में भी अद्वियात और सहूलियात का फुकदान अक्सर रहता है, तो फिर इस हंगामी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी। दूसरी जानिब एक और दिलचस्प सवाल यह है कि सियासी मंजरनामे में अली अमीन गंडापुर कभी कालाबाग डैम की बात करते हैं तो कभी सदारत निज़ाम की हिमायत में खड़े नजर आते हैं और अब बानी PTI को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब उनकी ज़ाती ख्वाहिशात है या कोई मखसूस एजेंडा है। सवाल तो ये भी है कि अली अमीन किस मिशन पर हैं और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में मुस्तक़बिल क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं दो टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और सॉले ज़फ़र साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। लेकिन मुल्क में सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ने से पहले जो एक और आफत इस वक्त पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है, सैलाब के हवाले से मैं बात खुसूसी तौर पर कर रही हूँ, उसके ऊपर आज हमने जिस मामले को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है वो है वबाई अमराज के हवाले से। और इस सिलसिले में प्रोग्राम के हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब। आप सबकी इजाज़त से मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आज एडवाइजरी आई महकमा सेहत की तरफ से कि मुतासर इलाकों में ठहरा हुआ पानी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के फैलाव का बाइस बन सकता है। आलमी इदारा सेहत ये कह रहा है कि सैलाब के बाद डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। सर, ये 41 और 26% इजाफा अगर हंगामी तौर पर इकदाम उठाए नहीं जाते तो ये किस हद तक मजीद बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, ये मानसून का महीना वैसे ही हमारे मलेरिया केसेस और डेंगू केसेस में इजाफा होता है, आपको पता है हर साल होता है। उसके साथ जब इतना बड़ा सैलाब आए और पानी खड़ा रहना शुरू हो जाए मुख्तलिफ जगहों पे तो मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से ये मसलन 40% तो मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज है मानसून के महीनों में। अच्छा। लेकिन खतरा ये है कि उससे कहीं ज्यादा केसेस ना आ जाए। आज से 2-3 साल पहले जब सिंध में बड़ा सैलाब आया था तो उस वक्त वहां तकरीबन लाखों की तादाद में केसेस मलेरिया के डायग्नोज हुए थे जो उससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुए थे। तो इस वजह से अब ये खतरा बड़ा हो गया क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंडर है। बारिशों में अभी तक कमी नहीं हुई तो वो जो साफ पानी इकट्ठा होता है हमारे घर की छतों पे जो डेंगू के मच्छर को मदद करता है वो भी इकट्ठा हो रहा है। तो इस वजह से एक कंपाउंड मसला है और उसके लिए हम सबको मिलके इसको अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि कहा ना ये कंपाउंड मसला है और माजी में पहले ऐसा सब कुछ हो चुका है हमारे यहाँ, चाहे कोई सैलाबी आफत हो ना हो या कोई दीगर और मामलात हो ना हो, लेकिन जब भी कभी कोई वबाई अमराज फूट पड़ते हैं तो हम देखते हैं जो बुनियादी ज़रूरियात की दवाइयाँ हैं, अद्वियात हैं या आलात हैं, वो उनकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। अगर इस सिलसिले में ये इस तरह का कोई भी मसला आन पहुँचता है तो आपके नज़दीक हुकूमत की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए कि मार्केट से ये चीजें जो हैं वो नापैद ना हो या जखीरा ना कर ली जाएं। इस किस्म के मामलात में हुकूमत को करना क्या होगा। जी देखिए, एक तो ये है कि लोग स्कैटर्ड हैं, हर तरफ फैले हुए हैं जी। तो इस वजह से जो रिलीफ का सामान भेजा जा रहा है उसके अंदर नंबर 1 साफ पानी पीने के लिए मुहैया करना। अब इतनी लाखों की आबादी को आप डेली बेसिस जी डॉक्टर साहब, दूर दराज है, आप साफ पानी नहीं दे सकते। जो फिल्टर प्लांट्स होते हैं जो बगैर बिजली के चलते हैं छोटे छोटे, वो आपको उनको देने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर मच्छरों से जो जैसे हम इंसेक्ट रिपेलेंट कहते हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट कहते हैं, मच्छर भगाने का तेल, वो भी इसके अंदर जो भी आप उनको रिलीफ के पैकेट दे रहे हैं उसके अंदर शामिल हो।
तीसरे नंबर पे बेसिक मेडिसिन जिसमें और जल्दी जो अमराज होते हैं जी, जी। वो चंद एक ही बेसिक क्रीमें होती हैं जो आपने देनी होती हैं, वो भी उस पैकेट के अंदर आप रखवाएं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम इमदाद वो देते हैं जो हम देना चाहते हाँ हैं, जी, लेकिन हाँ जी। हमेशा नीड होनी चाहिए कि उनको क्या जरूरत है। तो मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि उनको बिरयानी के पैकेटों की नहीं जरूरत, उनको इन चीजों की जरूरत है जिसकी बेस पे वो अपना जो रोजमर्रा का काम है वो निपटा सके। साबन की बड़ी जरूरत होती है कि आप उनको दें, और बहुत सारे लोग उनके में पानी में घिरे हुए हैं, तो ये सिंपल आम बेसिक रिक्वायरमेंट्स थोड़ा है सा जो ना, समझ वाला बिल्कुल। आदमी है, हाँ। बिल्कुल वो अच्छा, उसको देनी डॉक्टर साहब चाहिए। एक हमने सुना था 2010 में एक टैबलेट भी ऐसी, जब सैलाब आया था, एक टैबलेट भी ऐसी होती है कि वो अगर घड़े में डाल दें तो घड़े का पानी पूरा साफ हो पानी जो जाता है है, वो साफ हो जाता है। उसकी भी अगर एडवाइस आपकी तरफ से हो जाती तो हमारी आवाज भी पहुंच जाती। जी। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया है। वो नॉर्मली मैं उसको पहले नंबर पर बताता हूँ, वो क्लोरीन की गोलियां हैं, जी, और ठीक है। क्लोरीन की ये गोलियां आपको हर केमिस्ट की दुकान पे, हर जो मेडिकल स्टोर है वहां से मिल जाती हैं। इंतहाई सस्ती होती हैं और उन पे लिखा होता है कि आपने ये एक गोली जो है 19 लीटर की बोतल में डालनी है, अगर आपका कुआं है तो उसमें ये डलेगा, तो उसके ऊपर। लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये वार्न करूंगा कि जो भी उसको इस्तेमाल करे, उसका जो भी तरकीब इस्तेमाल है उसको पढ़ के करे, लेकिन इंतहाई सेफ है, और वो उसकी गोलियां आपको हर रिलीफ पैकेट में देनी चाहिए। देखिए पानी उनके इर्द गिर्द है, उसको थोड़ा सा नतार के उसमें वो क्लोरीन की गोलियां डाल देंगे तो वो पीने के काबिल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पॉइंट आपका आगे। सॉलिह जाफर साहब, बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं पर हाईलाइट किए साराना साहब, सॉलिह जाफर साहब ने, उन्होंने कहा कि जिस हद तक सीएम साहिबा काम कर रही हैं, केपी वालों ने तो उतना भी काम नहीं किया। तो फिर मुझे बताइए कि सीएम साहिबा जो काम करती हैं वो तो हमें नजर आते हैं, हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि जब केपी वाले काम करते नहीं या हम दिखाते नहीं, ये मामला आखिर क्या। और फिर मैंने उनसे एक सवाल किया था, चले जवाब मैं आपसे भी ले लेती हूँ। सैलाब इलाकों में आपको लगता है जो मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी बख्श है हॉस्पिटल से, क्योंकि इमारतें तो मखदूश हो चुकी हैं उस तरफ। देखें, मेरी तो साले जफर साहब जैसी कोई शिकरे जैसी आंखें नहीं है। मुझे तो उन्होंने नाबीनाओं में भेज दिया कि जी जो क्रिटिक्स हैं वो अंधे हैं। तो साले जफर साहब की नहीं तो सर, मैंने बिल्कुल मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा रुए सोखन आपकी तरफ नहीं था। नहीं, अगर आपने कहा जो भी इसको तनकीद करता है वो इस तरह अंधा लिया है, तो मैंने कहा मैं जरा बता दूं कि क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा किसी चीज को पॉइंट आउट करता है बेहतरी की नजर से, तो उसे खुदा के वास्ते अंधा तो ना कहें। ठीक है, हर कोई आप जैसी आंखें तो नहीं ला सकता। आपकी तो सहाफत जब से शुरू हुई तब से बड़ी तेज आंखें सर, तो आपका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता ना। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा था, आप समझ भी गए हैं कि कौन लोग थे मेरा मुकाबला। मैं तो लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे ऊपर बगैर सोचे समझे तो मचाए हुए साले साहब, मेरी यार सुन ले, वो जो केपीके के अंदर है ना, लोग वो भी ये कह रहे हैं कि जिन्हें केपीके के वजीर आला की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही वो अंधे हैं। तो मैं किसको सही आंखों वाला मानूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखें, मेरे पास ऐसी भी इतला, मैं सीएम साहिबा की एफर्ट को कतन शक की नजर से नहीं देख रहा, उनकी नीयत को कतन शक की नजर से नहीं देख रहा, उनके इखलास को कतन शक की नजर से नहीं देख रहा। लेकिन मुझे ऐसी इतलात भी मिली है कि ब्यूरोक्रेसी ने जाली कैंप लगा के और जाली माहौल बना के जो है ना विजिट कराए। मैं सीएम साहिबा को बल्कि एक अच्छे साफी के तौर पे एडवाइस करता हूं कि मैं आप अपनी दूसरी टीम से भी कहें कि वो जरा आपके जाने के बाद के भी हालात चेक करें कि वहां क्या होता है। मैं उनकी नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ओवरऑल एक जो सिचुएशन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आ जाए दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, बात ये कि अगर हमने पहले दिन से ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स होते हैं या ये मुकामी, इनको इतना इक्विप किया होता, इनको इतना इस लेवल पे लेके गए होते, तो शायद आज वो बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकते। लेकिन अगर हमने सारा जोर, सारे विजिट, सारी बेहतरियां लाहौर के हॉस्पिटल्स में लगा देनी है और वहां बार बार जाके विजिट करना है, उनको रेनोवेट करवाना है और इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, तो वो तो डिजास्टर सामने आ गया, हमारे आंखों के सामने खड़ा है कि वहां से जो सपोर्ट मिल सकती थी वैसे नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब वक्त के साथ साथ सीख लेना चाहिए। सरदार जी वाला हाल नहीं होना चाहिए कि केले का छिलका देख के उन्होंने कहा था फेयर स्लिप हो जाएंगे, कि हर दफा सैलाब आए तो हम कहें लो जी फेर वही काम होएगा सारा। उससे पहले ही तैयारी कर लें तो कोई हर्ष तो नहीं है ना। वैसे अर्ज ये है जी कि ये 15-20 दिन हो गए हैं ये सारी सूरत हाल को। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है कि कोई वबाई मर्ज नहीं फैली,
तो अभी तो सर, आज सब ही कह रहे advisory आई है, हैं मैं पहले जफर साहब अभी तो ये कह रहे हैं कि ये हो रहा है सारा कुछ। आज ही आलमी इदारा सेहत कह रहे हैं 41% कहते मलेरिया, 26% इजाफा खदशात हैं। वो बुल्ले शाह ने शायद आज सर इजाफा, खदशात नहीं इजाफा। आज इस सेगमेंट के लिए वो तो डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि मौसम बरसात में ये वाला हुआ करता है। सर ये सैलाब के से मुतासर इलाकों की बात हो रही हाँ, है। वो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ओवरऑल भी जो बरसात आता है हमारे यहाँ तो ऐसे हो जाता है। बरसात भी इस दफा ज्यादा है, अगले साल 22% ज्यादा होगा। लेकिन आज के हमारे सेगमेंट के बारे में बुल्ले शाह जो है वो कई सौ साल पहले कह गए कि चल बुल्लिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। तो ये पढ़ के मैं आपसे इतना अर्ज करूंगा अपना इसार राणा साहब कि कल आपके एक एंकर ने जाके चूंग का जो इलाका दरिया रावी के किनारे है वहां पे एक प्रोग्राम किया और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे फंस गए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पूरे पंजाब में जा रही हैं, लाहौर के पास जो इलाका है दरिया रावी का यहाँ पे नहीं आई। अच्छा। तो मुझे हैरत अंगेज खुशी हुई कि आज वो सुबह 8 बजे उसी इलाके में पहुंची और वो जो लोग मीडिया पे खड़े नजर आए उनसे मिली और उनकी ज़रूरियात को एड्रेस भी किया। और वहाँ पे जो कैंप लगा हुआ था उसमें जो कमियां कोताहियां थी उसका जायजा भी तो लिया। साहब आप खुद देखिए ना, ये दोनों ही सूरत हाल कितनी ही अच्छी कैंप लगा हुआ था। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ उनकी भी जिन्होंने इस मामले की निशानदेही की और सीएम साहिबा की भी कि वो वहां पे पहुंची, ना निशानदेही होती शायद नजरअंदाज हो जाता। मुझे यही बात कर लेने दें कि मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने वहां पे उसको पॉइंट आउट किया और आगे से क़यादत ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए ये तो है। वैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अपने डॉक्टर राना जवाद असगर साहब कि ये साबुन बहुत ज़रूरी है, तो मुझे याद आ गए अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा। कि वो एक साबुन की जो टिकिया जो थी वो सैलाब मुतासरीन में बांटते थे और उसकी तस्वीर खिंचवा के और वो सोशल मीडिया पे करते थे। तो साबुन बांटने के लिए उनको बुला लेना चाहिए क्योंकि ये काम वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये डिजास्टर है, मतलब वो तो और काम बड़े बेहतर तरीके से करें। अगले सेगमेंट में चल के मैं बात करती हूं उसके ऊपर। 20 लाख लोग इससे बराह रास्त मुतासर है, ये डिजास्टर है, ठीक है। और 20 लाख से जायद एनिमल जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने इंसान बसते हैं उतने ही जानवर बसते हैं। जी बिल्कुल, 25 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे जानवर हैं और हमारे शहरों के हिस्से भी के जानवर भी हमारी आबादी के बराबर जो जानवर है वो भी देहात में होते हैं। तो अगर वहां पे एक इंसान है तो इसका मतलब है कि 2 या 3 जानवर होंगे उसके पास। तो उन जानवरों की वैक्सीनेशन होनी हो या उन इंसानों की वैक्सीनेशन होनी हो, जॉब तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन हम उस वक्त तक इससे नबुर्द आजमा नहीं हो सकते जब तक पानी उतरता नहीं है। ठीक। और भारत जो है वो 2-3 दिन के वक्फे के बाद नया रेला छोड़ देता है, फिर पानी आ जाता है, फिर वो 2-3 दिन के बाद नया रेला छोड़ देता है। अब तक उसने ये लगाया हुआ है तमाशा। ठीक है। तो इसलिए इस वक्त में इस रिलीफ के पूरे प्रोसेस का इहाता करना या उस पर कोई राय कायम करना ज्यादती वाली बात हो। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पे सर एक और पॉइंट बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, वो आपने किया जानवरों के हवाले से ना कि उनको भी वबाई अमराज का सामना होगा। डॉक्टर साहब 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, जिन जिन इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं, पेशावर में अशूब चश्म की वबा और फिर इसके अलावा आगे आपको पता है चिकनगुनिया मलेरिया वगैरह का फैलाव हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो सर लोगों को उसी हद तक या वबाई अमराज आगे फूटते हैं और लोगों को भी उस वबाई अमराज को भी उसी हद तक महदूद रखने के लिए हुकूमती इमदाद और इक़दाम का पैमाना क्या होना चाहिए? और दूसरा ये, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि जानवरों की वजह से भी इंसानों को लग सकती हैं और फौरी तौर पर उन जानवरों की वैक्सीनेशन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है? आई नो कि वेटनरी डॉक्टर्स का शोबा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपकी एक्सपर्टीज आप हमारी मालूमात में इजाफा कर सकें। जी देखिए, वाकई ये कि कन्फाइंड स्पेसिस हैं, जगह हैं जहाँ के ऊपर जानवर भी हैं, लोग भी हैं और बड़ा क्लोज उनके अंदर है, तो बेशुमार बीमारियां जो हैं वो जानवरों से फैलती हैं। और आजकल की जो नई फैलने वाली बीमारियां हैं उनमें से हम 80% हम ये कहते हैं कि उनका स्टार्ट जो होता है वो जानवरों से होता है। तो वेटनरी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो जानवरों की हेल्थ सर्विसेज हैं, वो भी उसी तरह एक्टिव होनी चाहिए इस रिलीफ काम में जिस तरह ह्यूमन हेल्थ सर्विसेज हैं। दूसरी एक बहुत अहम बात रह गई थी
कि 20 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और अभी ये सिंध में रेला जा रहा है। जी, जी, जी। तो खुदा न खास्ता अगर उधर भी हुआ तो ये लाखों में लोग हैं और इनमें हजारों की तादाद में हामला खवातीन भी होती हाँ हैं जी, हाँ जो जी। अपने घरों से हिल जाती हैं, उनकी किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी को ऑब्स्टेटिक केयर की जरूरत है, तो वो सारी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हैजे को रोके या इन चीज़ों को रोके, उसने बाकी जो बच्चों के जो वैक्सीनेशन हैं उनका भी इंश्योर करना है कि जितना कम से जो नौमौलूद बच्चे हैं बिल्कुल ऐसे ही है जिन्हें इब्तदाई दिनों में वैक्सीनेशन फराहम की जाती है। मेंटल हेल्थ है। जी 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 जी। और उसमें मैं क्योंकि अभी फ्यूचर की बात हो रही है तो ये बात कर दूं कि पिछले साल एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग इंटरनेशनल हुई और जिसमें हमने यही जिक्र किया कि सैलाब अब इतनी तवातर से पूरी दुनिया में आ रहे हैं कि हमें जो अपने हेल्थ सेंटर है, क्योंकि सैलाब आता है तो हेल्थ सेंटर तबाह हो जाता है, वहां ना पहुंच सकता है, चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो जिसे कहते हैं कि फ्लड रेजिलिएंट किस्म की आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा हेल्थ सेंटर्स का, जो छोटे मोटे सैलाबों में तबाह ना हो, क्योंकि ये एक दफा जब सेंटर तबाह होता है उसको बनते बनते फिर साल 2 साल लग जाते हैं, उतनी देर तक नेक्स्ट सैलाब आ जाता है। तो हमें अपनी ना सिर्फ हेल्थ सर्विसेज बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे हमने अब डेवलप करना है क्लाइमेट चैलेंज की वजह से। ये दुनिया तो इसके ऊपर बड़ी सोच रही है लेकिन हमें भी यहाँ पे इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राणा साहब इस सेगमेंट में अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपनी कीमती आरा को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। और जितने भी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि इन स्टेप्स के ऊपर ना सिर्फ गवर्नमेंट काम करे बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी जो लोग एड पहुँचाना चाह रहे हैं और जो तंजीमें ऑलरेडी एड पहुँचा रही हैं वो भी अपने जो रिलीफ के पैकेट्स हैं या फिर उनके लिए जो इमदादी सामान है उसमें इन अशिया को अब डालना ज़रूरी समझिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आए रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है और इस वक्त तो दो बातें जो थीं, कभी ऐसा लगा कि क्या ये लोगों के अच्छाई के लिए या कौम की अच्छाई के लिए बात की जा रही है, कभी ऐसा लगा कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने नंबर टांगने के लिए इस किस्म की बातें कर देती हैं, सिचुएशन को ड्राइव करने के लिए। लेकिन आजकल अलीमीन गंडापुर साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं ऐसा लगता है वो किसी और ही मिशन पर हैं। अब किस मिशन पर हैं ये तो मेरे पैनलिस्ट मुझे बता सकते हैं और मेरी मालूमात में भी इजाफा करेंगे, लेकिन वो कह क्या रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। काला बाग डैम शुरू के लिए जरूरी है। वो हमेशा से ये सियासत में नजर हुआ है, सियासत की वजह से नहीं बन रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है, इस बात को इस पे सियासत कर रहे हैं। एक इतने बड़े मंसूबे को जो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकता है, हमारे इतने और मसाइल हल कर सकता है, उसको ना बनाना मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ भी और नस्लों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। जी, कभी काला बाग डैम, कभी सदारत निज़ाम, इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी, समझ से बाला तर है। चाह क्या रहे हैं अलीमीन गंडापुर साहब? वैसे आपको पता है क्या चाह रहे हैं आजकल, वो किस मिशन पर है? वो एक पंजाबी का गाना है बहुत पुराना, एक एक शय चन्ना राज के सजाइए, है जी, नूर तेरे लिए जहां ने वक्री में दुनिया बनाई, तेरे लिए वक्री में दुनिया बनाई है। ये दोनों बयान इस बयान की निशानदेही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि 5 अगस्त को पीटीआई ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया था और उस दिन बहुत बड़ी तहरीक होनी थी, लोगों ने इकट्ठे होना था। एक बंदा था जिसका नाम था अलीमीन गंडापुर, जिन्होंने कहा कि नहीं, इस दिन आगाज होगा और 3 माह की ये तहरीक होगी और 3 माह में मैं 90 रोज का जो 90 रोज के अंदर मैं उनको बाहर लेके आऊंगा जेल से, ये उनका ऐलान था। हाँ जी। अभी तक चूंकि वरना मैं सियासत छोड़ दूंगा सर, ये पूरा ऐलान था जी। उन्होंने चूंकि उनको मीडिया उस तरह का नहीं मिला हुआ कि जो उनसे पूछे कि भैन की बने हैं, ठीक है ना, हाँ, इसलिए उनको किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। ये दोनों बयान साहब उन्होंने अपने बयान में तरमीम कर दी है। आप उस पर तवज्जो रखें। अच्छा, मैं 90 दिन वाली जो बात है ना उस पर तरमीम आ गई है। अच्छा 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 उन्होंने कहा ये हमारे पास की बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल देगी आपने। मुझे ये लगता है कि वो जो बाहर लाने वाले बयान मुज़ाकरात हैं, ये दोनों बयानात उनके मुख्तलिफ लेवल्स का ऐलान है, क्योंकि ये जिनसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनकी ख्वाहिशात जो है वो आपके और मेरे सामने बयान कर रहे हैं। और ये ख्वाहिशात कोई नई नहीं है, ये हर चौथे 5वें साल किसी न किसी को ये दर्द हो जाती है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए या काला बाग डैम बनना चाहिए।
यानी पंजाब हुकूमत जिसका वो ओरिजिनली प्रोजेक्ट है वो उससे बैकआउट कर चुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर केपीके से आवाज उठ रही है तो हम बैकआउट तो केपी वालों ने भी किया था सर, करारदाद नहीं, उन्होंने हुई तो ना। वो बैकआउट नहीं किए थे, उन्होंने तो मुखालफत यही तो कह रहे हो ना, एक मुखालफत। मैं बैकआउट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पंजाब गवर्नमेंट जिसका कि वो बेसिकली रे था और 1986 से वो एक टोकन एलोकेशन हर बजट में रखती थी। जब परवेज लाई साहब के दौर के अंदर वो टोकन एलोकेशन भी विड्रॉ कर ली गई थी। तो अब पंजाब के बजट के अंदर ऐसी कोई एलोकेशन के हवाले भी से बात मौजूद है। नहीं है। ठीक जो सिंबॉलिकली हमने उस वक्त इसको ये कहा था कि सिंबॉलिकली हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने इससे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, वो सिंबॉलिकली भी विड्रॉ कर लिया। अब तो ये बात हो गई। तो अब जनाब आ जाइए, ये जो बाकी वही बात कि चूंकि मौसूफ के कहीं पे राब्ते हैं और उनमें कौन बोलता है ये तो मुझे जो है ना वो साराना बताएंगे। लेकिन ये है कि वो उनकी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। ये किसकी ख्वाहिशात की तकमील चाह रहे हैं साराना साहब? और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ख्वाहिशात की तकमील सिर्फ यहीं पर नहीं है कि कालाबाग डैम बने या मुल्क में सदारती निज़ाम आए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को सियासी जमातों से बातचीत का भी मशवरा है। मतलब अपने लीडर की बात करें जो कि अडियाला जेल में है, कि वो सियासी जमातों से बातचीत करें। आपको पता है कि पहले का नैरेटिव कुछ और था कि सीधा एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। देखें, अब रजी भाई ने एक फरमाइश कर पंजाबी वो सुनाया था तो मुझे भी याद आ गया। इन्होंने वो कहता है बुरा ना मनाना लोगों मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा, कोई गल करे चित कन भी ना तरे, मैनू हर वेले चेता रहंदा ढोल दा, मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा यार बोलदा। तो मेरा ख्याल है इतना काफी है। तो इससे आगे नहीं मैं कहूँगा, काफी है। क्या दूसरी चीज जो है, आप क्यों उन मेरे भाई क्या कहते हैं गंडापुर को इतना सीरियस लेते हैं? जिस शख्स ने कुरान उठा के कहा था कि मैं अडियाला जेल जाके ये कर दूंगा अगर इतने में दिनों में ये ना हुआ, और वो मैं तो समझता हूँ मेरी तो आखिरी बाउंड्री लाइन जो है, आखिरी लाइन कुरान पाक है। ठीक है ना, अगर कोई ये उठा के कोई बात कह दे तो मुझे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उस पर अंधा यकीन करता हूँ। ठीक है ना, क्या जलसे में गंडापुर ने नहीं कहा था? तो आई डोंट, मैं उन्हें इतना सीरियस, एक मजर शाह करैक्टर होता था फिल्मों का, रजी साहब आपको याद होगा? मैं टप्पर खा जाऊंगा तो डकार नहीं, उसका एक बड़ा मशहूर था कि सीधा अपनी तीनों बाज कर ले, बाउंडल प्यार कर दिया, नहीं तो सप्पा दी कटोरी पा के भस्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये सप्पा दी कटोरी वाले जो लोग हैं, इनकी क्या, और इमरान खान की बदकिस्मत ये कि उसे जितने सीएम मिले ना केपीके के, वो सब उससे मुंह मोड़ गए। वो खटक हो, महमूद हो, ये हो, आप नाम लें। तो मैं गंडापुर साहब को इतना वो नहीं लेता, लेकिन ये बात जरूर है कि ये सदारती जो ख्वाहिश है ये तो खान साहब की भी थी। और उनका तो प्लान था कि अगर मेरा हाथ बस चलता तो 10 साल के लिए मैं बन जाता। अब वो पूरा प्लान फिजिबिलिटी बनी हुई है, तो जो हूं कोई होर ले ले तो मैं की कर सकना होगा। तो सौले जफर साहब, अगर पिछला ये प्लान था, आपको लगता है कि उसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? और दूसरा ये भी कि ये जो प्लान है सदारत निज़ाम का, ये सूट करता है पाकिस्तान को? ये जी एक तो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जुमला इस्तेमाल होता है जी, बेवक्त की रागनी। हाँ जी, ये बेवक्त की रागनी भी नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे सोते में उठे हैं और उनको कोई ख्वाब आया है और उन्होंने वो बयान कर दिया है। जहाँ तक सदारती निज़ाम की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान में ये कालाबाग डैम की जो बातें हो रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी किसी को किसी खास तबके के करीब होना होता है, जब किसी की आशीर्वाद की तमन्ना होती है, तो वो उन चीजों की बातें करते हैं जो वहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है। सौले जाफर साहब, एक और सवाल का जवाब आपसे लेना चाहती हूँ। आप ही की गुफ्तगू से कता कलामी की माजत, हमारे बड़े ही सीनियर सहाफी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने भी एक खबर दी थी परसों। उन्होंने कहा कि अगर आज को मुलाकात हो जाती है अपने लीडर से अली बीन गंडापुर की, तो उनकी ज्यादा देर तक सीएमशिप कायम नहीं रहेगी। तो जो आप बातें कर रहे हैं, फिर वही बात आ गई कि वो किसी और के आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं और अपने मामलात को सामने रखना चाह रहे हैं। इज दैट सो? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं, जो आदमी सियासत का तालिब इल्म है और जिसको मालूमात हैं कि हालात क्या हैं, गंडापुर जो है वो उनकी पीटीआई की और इमरान की एक ऐसी ज़रूरत है जिसे आप कहते हैं ना, ऐसी छिपकली है जो ना निकल सकती हैं ना वो उगल सकते हैं। गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे और रहेंगे उस वक्त तक जब तक वो इस तरह की बातें करते रहेंगे
जिस तरह की बातें आपके सामने हैं। अभी गंडापुर की एक बात आपकी नजरों से ओझल रही है, उन्होंने उसी गुफ्तगू में एक बहुत शानदार बात भी की है। उन्होंने कहा अगर इस मुल्क में कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ मुद्दत के लिए टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट भी आ जाए तो उसमें भी कोई मजाका नहीं है, क्योंकि हम सियासतदान जो हैं नाकाम हो गए हैं। अब आपको इस अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो किस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, उनको कहाँ से थपकी मिल रही है। और वो जो थपकी है वो एक तो बात यह है कि गंडापुर के पास पीटीआई का जो एजेंडा है उसको आगे चलाने के लिए वो उतनी बातें नहीं हैं जितनी पीटीआई वालों की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा वो इसी तरह की बातों से दिल बहलाते हैं और इसी तरह की बातों से वो खबरों में रहते हैं। जहाँ तक ये बताइए, मुल्क में इस वक्त इतनी बड़ी आफत नाज़िल हुई है, मुल्क में इस वक्त इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, और न सिर्फ आया हुआ बल्कि मजीद उसकी आमद का खर्चा है। और आपने कालाबाग डैम शुरू कर दिया, आपने सदारती निज़ाम की बातें शुरू कर दी, आपने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें। वो जो शख्स है ना, आप उसको कह सकते हैं कि इन बातों से उनकी ज़हनी कैफियत के बारे में कोई सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो ज़हनी तौर पे इतना फरसूदा नहीं हुआ। ये बहुत सोच समझ के इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहा है। वो शख्स नहीं कर रहा, बल्कि उसकी पीटीआई में और भी जो लीडरशिप है, अब देखिए ये इस तरह का डिसरेड सिस्टम है, बिखरे हुए मुंतशिर लोग हैं, कोई कहीं से कोई बात उठा लेता है, वो कहीं से बात उठा लेता है। मैं इसार राना साहब की दिलाजारी नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पल्ले इस तरह की अपोजिशन पड़ी हुई है जिसको ना अपोजिशन करनी आती है। जब हुकूमत में थे वो का हाल तो आपके साले साहब, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि अपोजिशन को आपकी दिलदारी नहीं हुई। बिल्कुल मैं खुश हुआ हूँ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपोजिशन को अपोजिशन नहीं करनी आती, लेकिन हमारी हुकूमत को हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त करनी आती है। मैं आपकी तारीफ करूँगा सर कि आपकी नज़र बहुत तेज़ है। नहीं, हुकूमत को हुकूमत करनी आती है। इस तरह की अपोजिशन में इसी तरह की हुकूमत होती है। जी। देखिए ना, ये बात नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल मिला के चलते हैं। शुक्र है, मैंने कहा आपने दूसरी साइड नजरअंदाज बड़ी कर दी बातें हो रही है ना हाँ। इस्तीफे देने की, ये बड़ी बातें हो रही हैं जी। हम असेंबलियां भी छोड़ देंगे। असेंबलियां क्यों छोड़ेंगे? सर, इस वक्त पूरी असेंबली गवर्नमेंट की है। छोड़ने वाले जो लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है वो कह रहे हैं हम इन्हें छोड़ने भी नहीं देंगे। बात तो ये भी चल रही है। तो जो आप बात कर रहे हो ना कि ऐसी उनको opposition के साथ ये छोड़ेंगे भी नहीं। अब आपको बताऊं, ये रोज कहते हैं कि हमने 47 रेजिग्नेशन पेश कर दिए। मैं आपको ये इतला दे रहा हूं कि वहां पर अभी तक इनके 50% भी मेंबर्स ने रिजाइन नहीं दिए, और जो रिजाइन उन्होंने वहां पर पेश किए हैं, आप हैरान होंगी सुन के कि उसमें जाली दस्तखत हैं। अच्छा। उनके दस्तखत जो असेंबली के रिकॉर्ड में है, वो उनसे दस्तखत उनके मिल भी नहीं रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनको फिर ये कहेंगे कि हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अपोजिशन ये सब अच्छा चल रहे हैं, और एक ही समत में सब चल रहे हैं। ये भी आपको मैं अर्ज करना। चलिए रसीद साहब, आपसे एक सवाल का जवाब मुझे दें। बात ये है कि खुद ही जाके कहते हैं कि साढ़े दस्तखत जरा मिला के देख लेना, ये खुद ही जाके कहते हैं इस्तीफा देने वाले। ठीक है। अच्छा रसीद साहब, मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल था, वो अलग बात है, फिर मनूवर होगा आगे आ जाता है मेरे पास। मुझे ये बताइए कि इन्होंने तो ये भी मशवरा दिया है ना कि सियासी जमातों से जो है ना वो बातचीत होनी चाहिए, ये भी मशवरा दे रहे हैं। जाके तो मुलाकात कर नहीं रहे, दूर बैठे बैठे मशवरे दे रहे हैं। तो ये ऐसे मशवरों पर कैसे अमल होगा? मतलब पहले कुछ और कहते थे, अब कुछ और कह रहे हैं अली अमीन। देखिए, बात वही है जो कि इन्होंने कही है नुसरत जावेद साहब ने, कि अगर वो जाके मिलेंगे तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि वो उनसे कुछ बातें ऐसी कही जाएंगी या कुछ फरमाइशें ऐसी की जाएंगी जिनको पूरा करने के नतीजे के अंदर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। देखिए, कौमी असम्बली से निकलने का हुकूमत जिस पोजीशन में चली गई है, रिजर्व सीटें मिलने के बाद, पीटीआई की वाली रिजर्व सीटें मिलने के बाद, इन इस्तीफों का उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देखिए स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ से वो इस्तीफे देते गए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के और या दूसरी पार्टियों के लोग मुंतखब होते गए हैं। उन पार्टियों को रोका नहीं गया, जिस तरह पिछली दफ़ा रोक दिया था कि इस स्टैंडिंग कमेटी को डिसफंक्शनल कर दिया जाए, इसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए कि पीटीआई आएगी तो फिर हम आगे चलेंगे, वो बाज़ कमेटियों को उस तरह उन्हें रोका नहीं गया इस वक्त। तो इसलिए वो सिस्टम ने जो लाड किया था पिछली दफ़ा 2014 के अंदर कि नहीं आप वापस आ जाएं, सिस्टम अब मुझे उस लाड प्यार के मूड में नजर साले नहीं साहब आता। मेरे बड़े भाई हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम वो लाड प्यार करने को तैयार नहीं है। तो जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो वही वाला लाड प्यार जो है ना, वो जाने नहीं देना चाह रहे हाथ से।
ठीक है, चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा, रजी साहब ने जो पॉइंट यहाँ पे रेज किया उसी को लेकर आगे चलूंगी कि अगर सिस्टम वो लाड़ प्यार नहीं करना चाहता, वो पुरानी मोहब्बत नहीं से जागती, तो फिर ये जो मुसलसल लिए जाने वाले फैसले हैं, इसके बाद पार्टी की पोजीशन क्या रह जाएगी, सियासी बका की जंग लड़ी कैसे जाएगी। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, जाने से पहले एक सवाल छोड़े गई थी कि अगर मामला ऐसे ही चलेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सियासी बका की जंग लड़ेगी, तो लड़ेगी कैसे? सवाल जाफर साहब, क्योंकि इस्तीफों का मामला भी है, कुछ लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग देने के हक में नहीं हैं। फिर आपने कहा, खुद ही आपकी खबर थी कि फॉरेंसिक करवा कर देख लिया जाए तो वो मैच नहीं होते। तो सर ये फिर मामला किस करवट चलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? अर्जिया जी के तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात तो कहीं वजूद ही नहीं रखती। कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के नाम की कोई जमात नहीं है। ये एक सियासी ग्रुप है, एक सियासी आप कह सकते हैं जत्था है, जो कि लोगों ने एक शख्स के पीछे, एक कल्ट के पीछे इकट्ठा हुआ है। और लिहाजा इसके वजूद और अदम वजूद का जो सवाल है ना, वो बिल्कुल बेमानी है। आज इमरान मंजर से हटे ये लोग यूं तितर बितर होंगे जैसे आप वो देखते हैं जो चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, इस तरह ये बिखरेंगे। और वैसे भी इस वक्त ये इकट्ठे नहीं हैं। और आपको मैं गारंटी करता हूँ कि ये जहाँ तक इनकी सर्वाइवल का तल्लक है, ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे के साथ दस्तक गिरबान है कि इनको सर्वाइवल से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और अभी आपने जो जिक्र फरमाया था कि ये असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इनमें से कम 90% जो इनके मेंबर्स हैं वो असम्बली के रुकनियत से इस्तीफा नहीं देंगे। उन लोगों ने पहले ही से कौमी असम्बली के स्पीकर से राब्ते कर रखे हैं, कमेटियों के जो मुतलका लोग हैं उनसे राब्ते कर रखे हैं। अब ये कहा जाता है कि जी वो कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि जी आप लोग इस्तीफे ना दें, हम आपके इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, या इस तरह की बात। कौमी असम्बली के स्पीकर से आप क्या तवक्को करते हैं? वो ये इनकरेज करेंगे इस्तीफा दें? उनका ये जो फर्ज मनसबी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसका ये तकाजा है कि वो ये कहें कि आप लोग इस्तीफा न दें, आप हाउस में रहें। आप कहने को आवाम के नुमाइंदे हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिए, इसलिए वोट थोड़ी दिए हैं कि आप इस्तीफे दें और बाहर जाके सड़कों पे और गलियों में शोर मचाना शुरू कर दें। और वो उसका भी इनको सलीका करीना नहीं आता कि गलियों में शोर किस तरह मचाया जाता है। ये इनके पास ना कोई एहतजाज का कोई फार्मूला मौजूद है, ना इनके साथ कोई, इनके पास हुकूमत के साथ मुकालमा करने की कोई इनमें अहलियत पाई जाती है, ना इनके पास कोई मनसूबाबंदी है। 4.25 साल की इनकी हुकूमत है, उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। तो लिहाजा ये जहाँ तक इनकी बका का सवाल है कि ये अपनी बका की जंग किस तरह लड़ेंगे, बका का कोई सवाल नहीं है इनके सामने। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। आपके कल्ट उन्होंने बनाया हुआ है, यही इसी पे पूजा करते रहते हैं और उसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, ना देने के लिए ना करने के लिए। अच्छा, मैं इसी के ऊपर जरा सवाल ले लेती हूँ। देखिए इसारा साहब, भी तो हमें भी नजर आ रहा है कि इख्तलाफ राय तो पाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे वो इस्तीफों का मामला हो या दीगर और जो है ना वो सियासी फैसले हों। लेकिन जैसे सवाल जाफर साहब कह रहे हैं कल्ट है, लेकिन अपनी ही दूसरी गुफ्तगू के पहलू में वो कौमी असम्बली का जिक्र करते हुए, स्पीकर कौमी असम्बली का जिक्र करते हुए ये भी कहते हैं कि आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप लोगों के नुमाइंदे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो उनका तो वजूद ही नहीं है, सियासी वजूद ही नहीं है असम्बली में। अग्री कर रहे हैं आप कि पीटीआई कल्ट? बड़ी गुड लक है हुकूमत की के सैलाब आ गया, नहीं तो आपके पास मौजू क्या था? इमरान खान। और किस पे बात करते थे आप? अगर उसका कोई वजूद नहीं है तो सुबह से लेके शाम तक हम जो दीवार चाटते थे वो कौन सी थी, किसका नाम लेते थे? आज भी अगर सैलाब से वक्त बचता है तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? और 8 फरवरी को लोगों ने किसकी बात की थी? साले जफर साहब को अगर नजर नहीं आ रहा, हालांकि मैं तो समझता हूँ इनकी चीते जैसी आंखें हैं, लेकिन अगर इन्हें नजर नहीं आ रहा तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपनी विंडो ही बदल लें। आपको 8 फरवरी के लोग नजर नहीं आए और आप कहते हैं जी उन्हें तो तरीका ही नहीं है, तो कोई एहतिजाज का तरीका आप लिख के उन्हें बता दें। दूसरी बात यह कि उनके इख्तिलाफ तो नजर आ रहे हैं साले जफर साहब। ये हनीफ अब्बासी साहब किसको कह रहे हैं कि जी आए दें इस्तीफा और घर जाएं? ये जो वुजरा आपस में सर फटोल हो रही है, इस पे कभी आप मेरी बात सुन लेना सर। मैंने आपकी इतनी हिम्मत से बात सुनी है ना, मेरी भी सुन ले, बड़ी बर्दाश्त, मेरी भी सुन ले सर, मेरी सुन ले। हनीफ अब्बासी किसको कह रहे हैं, किस वजीर को कह रहे हैं कि घर जाके बैठ जाओ?
वो तो बाहर ये में है उनको कि ये तो तो पार्टी 10,000 हर मुश्किलात दूसरे आदमी पे है, इल्जाम लगाता डंडा है उनके कि सर आप पे है, establishment बोलेंगे के आदमी हैं। उनकी वायताएं हो जाती है, उनके साथ 10,000 इश्यूज चल रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां तबाह कर दें, उनके घर और छापे हजूर मार दें। फरवरी के जो ये तो इंतखाबात हुए हैं, मीठा उनका आप नतीजा खा रहे हैं, आपके ये और क्यों एक मेरे दूसरे कहने का से सर फाड़ मुताबिक नहीं रहे होना। कि भाई घर जाओ, चले जाओ, नहीं, ख्वाजा ये आसिफ साहब आपका- अगर आपको यही तो इतनी- गलत ये उदाहरण दूसरा है। जो आपस में लड़ रहे, ये कौन से ग्रुप है? इनके इंतखाबात क्या का जो इख्तिलाफ है नतीजा आपस होता में? है वो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसकी रूह से वो जो बात आप कहते हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ठीक है जी राजा सिकंदर साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूँ सर। चलो रजी साहब सुना फिर आपने? देखिए, मैं तो पीटीआई जो है वो, या पीटीआई की शक्ल के अंदर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद, और ज़ाहिर है कि वो पीटीआई के वोट ही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हाँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई जो है वो उसका पहले दिन से बयानिया क्या था, हम उस पर चले जाते हैं। मैं दोनों अहबाब को ज़रा ठंडा करने के लिए, पहले दिन बयानिया ये था कि ये निज़ाम घुटनों पे आए, हमसे माफ़ी मांगे और हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करें। बड़े बड़े एंकर्स ने शाम को 6 बजे, अभी जबकि इलेक्शन पोलिंग ख़त्म भी नहीं हुई थी, उन्होंने पीटीआई को विक्टोरियस डिक्लेयर करके तो 190 सीटें दिलवा दी थी। वो बेचारे आज तक उस रुमैस में से बाहर नहीं निकल सके। मेरा भाई सार राना भी उसी रुमैस का शिकार है, ठीक है, कि जनाब 190 सीटें थी, लेकिन आंख खुली तो सब कुछ देख सुना, वो अफसाना था वाला साहब हो गया कि सिर्फ 90 रह गई जब रिजल्ट फाइनल हुए। लेकिन लोगों की चूंकि फिर फॉर्म 47 का हमने बयानिया बनाया और मैंडेट चोरी का बयानिया बनाया, और पीटीआई ने उसको बार बार दोहराया कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हमें वो मैंडेट वापस किया जाए, अपने वो जो कायद हैं उनको अडयाला से रिहा करके और सीधा वजीर आजम पहुंचाया जाए। इन्होंने कई व्लॉग इस पे करवा दिए और मिलियंस के व्यूज समेट लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने सिकंदर सुल्तान राजा कह लो राणा साहब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखना हमने ये है कि क्या वो अपने आखिरी फिक्रा कंक्लूड कर रहा हूं, देखना हमने वो है कि क्या पीटीआई मैंडेट चोरी या फॉर्म 47 वाले बयानिए की बुनियाद के ऊपर इस वक्त खड़ी है। क्या वो कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टरशिप से कम पे नहीं मानेंगे, या वो इससे कम पे भी मानने को तैयार हैं या नेगोशिएट कर रहे हैं? तो मेरे मोहतरम जनाब साले जाफर साहब ने जो बात की है, उनकी मुराद ये थी कि जो उनकी पहले दिन बुनियाद थी 8 फरवरी को प्रोटेस्ट में जाने की, वो उस बुनियाद पे आज के दिन नहीं खड़े। ठीक है, आगे अच्छा, नहीं, एक सवाल में अगर आप इजाजत दें, अगर आप मेरे से क्या जावेद लतीफ, कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह साहब, अचकजई साहब, क्या कहते हैं वो सिंध वाले, वो भी पीटीआई का बयानिया लेके कर रहे थे, वो भी पीटीआई का बयानिया लेके कह रह रहे थे। पीटीआई को तो छोड़ दें, ये आप लोग प्रोग्राम के बाद आपस में फोन का कुछ तो आमने सामने ले लें। अब मुझे इजाजत दें, मुझे बार बार कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।